दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर अनुष्का शर्मा's प्ली ऑन सेल्स टैक्स डिस्पोज्ड ऑफ बाय बॉम्बे हाई कोर्ट, व्हाट वाज द केस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के राज व्यवस्था खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। बिक्री कर और कॉपीराइट एक्ट। बीते दिनों बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्मा को विज्ञापनों और अवार्ड शो में प्रदर्शन से होने वाली आय पर बिक्री कर के लिए बिक्री कर विभाग से नोटिस जारी हुआ। अभिनेत्री ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी और तर्क दिया कि वह कानून के तहत एक कलाकार है और उन्हें कॉपीराइट अधिनियम की धारा 38 एवं 38A के तहत परफॉर्मर्स राइट्स या कलाकार के अधिकार प्राप्त हैं। वहीं इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेत्री को राहत देने से इनकार कर दिया। साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य के बिक्री कर विभाग द्वारा महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत साल 2012 से 2016 के लिए जारी आदेशों के खिलाफ उनकी याचिकाओं को खारिज भी कर दिया। न्यायमूर्ति नितिन जामदार और अभय आहूजा की पीठ ने कहा कि अभिनेत्री फैसले के खिलाफ अपील दायर कर सकती है। आज हम इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर क्या है और इससे जुड़ी धारा 6(1) सेल्स टैक्स के बारे में क्या कहती है। साथ ही हम समझेंगे कि अनुष्का शर्मा से जुड़ा यह पूरा मामला क्या है। इतना ही नहीं, अनुष्का शर्मा से सेल्स टैक्स की मांग क्यों हुई और कर की मांग के विरोध में अनुष्का शर्मा ने क्या तर्क पेश किए। आइए विचार करते हैं। आइए सबसे पहले अनुष्का शर्मा से जुड़े पूरे मामले को देखते हैं। दरअसल अनुष्का शर्मा ने साल 2012-13 और 2013-14 के लिए महाराष्ट्र वैल्यू एडेड यानी MVAT अधिनियम के तहत मजगांव सेल्स टैक्स डिप्टी कमिश्नर के आदेशों पर विवाद करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 2012-13 के लिए सरकार ने अनुष्का शर्मा की 12.3 करोड़ रुपए की कमाई पर 1.2 करोड़ रुपए का सेल्स टैक्स ब्याज सहित लगाया था। वहीं 2013-14 के दौरान उन्हें मिले 17 करोड़ रुपए पर 1.6 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया गया था। इसी को लेकर अनुष्का शर्मा ने 4 याचिकाएं दायर की, जिसमें सेल्स टैक्स विभाग की तरफ से जारी असेसमेंट ईयर 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए टैक्स लगाने के 4 आदेशों को चुनौती दी गई। अब सवाल है कि अनुष्का शर्मा से सेल्स टैक्स की मांग क्यों की गई। दरअसल सेल्स टैक्स विभाग का मानना है कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने यशराज फिल्म्स टैलेंट मैनेजमेंट समझौते के तहत निविया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गीतांजलि जेम्स, गीतांजलि लाइफस्टाइल्स, कैनन इंडिया, सेमोरा एंटरटेनमेंट वर्क्स और ओरांजूस एंटरटेनमेंट जैसी विभिन्न कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय समझौते किए। इसके अलावा विभाग ने दलील दी कि अभिनेत्री ने इस समझौते के अंतर्गत अपने प्रदर्शन में शामिल कॉपीराइट भी ग्राहक कंपनी को स्थानांतरित कर दिए। चूंकि ऐसे हस्तांतरण MVAT अधिनियम की बिक्री धारा 224 की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, ऐसे में अनुष्का शर्मा को सेल्स टैक्स जमा करना होगा। इतना ही नहीं, MVAT अधिनियम के तहत कॉपीराइट अमूर्त सामान है, इसलिए प्रतिफल के लिए उनका स्थानांतरण बिक्री के समान है। अब कर की मांग के विरोध में अनुष्का शर्मा के तर्क देख लेते हैं। अनुष्का शर्मा ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि जब कलाकार विज्ञापनों के साथ साथ पुरस्कार समारोहों में प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें कार्यक्रम का आयोजक नहीं माना जाता है। यही कारण है कि इस पर कलाकारों का कॉपीराइट नहीं होता। इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि सेल्स टैक्स तब किसी पर लगाया जाता है जब यह साबित हो कि किसी चीज की बिक्री हुई है। ऐसे में जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि कुछ बेचा गया है, सेल्स टैक्स का कोई औचित्य नहीं बनता है।
अनुष्का शर्मा ने यह भी तर्क दिया कि वीडियो का कॉपीराइट हमेशा निर्माता के पास रहता है और वही उसका असली मालिक होता है। ऐसे में सेल्स टैक्स की मांग जायज नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अनुष्का शर्मा के पास जब अपीलीय मध्यस्थ के पास अपील करने का वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध था, फिर सीधे कोर्ट का रास्ता क्यों चुना। इतना ही नहीं, अदालत ने अनुष्का शर्मा की याचिकाओं का निपटारा करते हुए उन्हें 4 सप्ताह के अंदर बिक्री कर उपायुक्त अपील के समक्ष अपील दायर करने का निर्देश दिया। दरअसल महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 26 के तहत किसी भी व्यक्ति को जिस पर सेल्स टैक्स लगाया गया है, उसे एक वैकल्पिक उपाय दिया जाता है, जिसके माध्यम से वह अपीलीय मध्यस्थ अधिकारी के पास अपनी अपील दायर कर सकता है। इसके लिए एक शर्त यह है कि जितना सेल्स टैक्स लगाया गया है, उसका 10% हिस्सा याचिकाकर्ता को अपील दायर करने के पहले जमा करना होता है। अब जानते हैं कि महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर यानी MVAT क्या है। दरअसल यह महाराष्ट्र मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2002 के नाम से जाना जाता है और इसे 1 अप्रैल 2005 में पूरे महाराष्ट्र राज्य में लागू किया गया था। इसके प्रावधानों के अनुसार एक डीलर राज्य के भीतर बिक्री के कारोबार के आधार पर कर भुगतान के लिए उत्तरदायी है। यहाँ डीलर शब्द को अधिनियम की धारा 2(8) के तहत परिभाषित किया गया है। अधिनियम की धारा 2(8) के मुताबिक इसमें वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो राज्य में माल खरीदते या बेचते हैं, फिर चाहे वो कमीशन या पारिश्रमिक प्राप्त करता हो। इस शब्द में ब्रोकर, कमीशन एजेंट, नीलामीकर्ता और सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट आदि शामिल हैं। हालांकि कुछ शर्तों को पूरा करने पर एक कृषक, शैक्षणिक संस्थान और ट्रांसपोर्टर को डीलर नहीं माना जाता है। इस अधिनियम की धारा 6(1) के मुताबिक महाराष्ट्र राज्य में किसी भी प्रकार के माल की बिक्री पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है और इसी नियम के तहत अनुष्का शर्मा पर भी सेल्स टैक्स लगाया गया। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंस राइट्स यानी कलाकार के अधिकार क्या हैं। जानकारी के लिए बता दें कि यह अधिकार अभिनेताओं, गायकों, संगीतकारों, नर्तकियों और अन्य कलाकारों को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए दिए गए कानूनी अधिकारों को संदर्भित करते हैं और इन अधिकारों के संरक्षण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास साल 1961 में रोम कन्वेंशन को अपनाने के साथ हुआ था। इतना ही नहीं, परफॉर्मेंस राइट्स को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत सुरक्षित किया गया है, जिसमें कलाकारों के संरक्षण के लिए रोम कन्वेंशन, WIPO प्रदर्शन और फोनोग्राम संधि शामिल है। यह विशेष रूप से 2 प्रकार के लाभार्थियों की बात करता है, जिसमें कलाकार जैसे कि अभिनेता, गायक, संगीतकार आदि और फोनोग्राम के निर्माता आते हैं। बता दें कि शुरुआत में देश के भीतर कॉपीराइट कानून के तहत कलाकारों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती थी, जिसकी वजह से किसी फिल्म में एक कलाकार का अभिनय या एक गाने की रिकॉर्डिंग में गायक का प्रदर्शन सुरक्षित नहीं था। भारत में वर्ष 1994 में 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत इन अधिकारों को मान्यता दी गई थी। परफॉर्मेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक बार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फॉर्च्यून फिल्म्स बनाम देवानंद मामले में कहा था कि भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत कोई परफॉर्मेंस अधिकार नहीं बनता। ऐसे में परफॉर्मेंस अधिकारों की अवधारणा से निपटने के लिए धारा 38, 39 और 39(a) को 1994 में संशोधन के रूप में शामिल किया गया और अब भारतीय कानून ने स्पष्ट रूप से परफॉर्मेंस की अवधारणा को मान्यता दी है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 38 कलाकारों के अधिकारों को मान्यता देता है। यह अधिकार प्रदर्शन के 50 वर्ष बाद तक कलाकार के कृतित्व की रक्षा करते हैं। यह संशोधन वर्ष 2012 में कलाकारों की सुरक्षा एवं यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया था कि उन्हें अपने काम के लिए रॉयल्टी मिले। इन अधिकारों को एक समझौते के माध्यम से हस्तांतरित या बेचा नहीं जा सकता है और यह प्रोडक्शन हाउस उन्हें खरीद नहीं सकते हैं। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2(d) के तहत किसी शो या फिल्म के मूल निर्माता प्रोड्यूसर होते हैं और संबंधित वीडियो या फिल्म का मूल कॉपीराइट उन्हीं के पास होता है, जिसे एक एक्टर या एक्ट्रेस बेच नहीं सकते। इसी बात का तर्क देते हुए अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने भी याचिका दायर की थी। इसके अलावा अनुष्का शर्मा ने तर्क दिया कि वह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बजाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस के तहत सेवाएं दे रही थी और पैसा कमा रही थी, जिसके तहत उन्हें किसी ने हायर नहीं किया था।
यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी खास काम के लिए किसी थर्ड पार्टी को एक स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं। एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एक रोजगार कॉन्ट्रैक्ट के जैसा होता है। अंत में नजर डाल लेते हैं निष्कर्ष पर। चूंकि अनुष्का शर्मा सिर्फ कलाकार है, इसलिए उनके पास फिल्म या कार्यक्रम के कॉपीराइट अधिकार नहीं होते। ऐसे में उन्हें सेल्स टैक्स से आजादी मिलनी चाहिए। अपीलीय मध्यस्थ की सुनवाई से पहले कुल टैक्स की एवज में 10% रुपए जमा करने की नीति में बदलाव किया जाना है, क्योंकि एक बड़ी रकम का 10% जमा करने से बचने के लिए पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना आसान समझेगा। रॉयल्टी और कॉपीराइट के बीच का फर्क समझने की आवश्यकता है। रॉयल्टी से हुई कमाई पर इनकम टैक्स अनुष्का शर्मा से वसूला जाना चाहिए, लेकिन सेल्स टैक्स का कोई औचित्य नहीं बनता। इस मामले में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के बीच का भेद समझने की जरूरत है। इसे भी समझने की आवश्यकता है कि कलाकारों के पास परफॉर्मेंस अधिकार होते हैं, ना कि कॉपीराइट। तो आइए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। परफॉर्मेंस के अधिकार और कॉपीराइट एक्ट से आप क्या समझते हैं? अनुष्का शर्मा से जुड़े सेल्स टैक्स मामले संदर्भ में तर्कपूर्ण विवेचना कीजिए।